हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खेल यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 30 अगस्त का। 30 अगस्त की जो पहली खबर है हमारी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जापान विजिट है उससे रिलेटेड। यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दो देशों की यात्रा के ऊपर गए हैं, जहां पर जो पहला पड़ाव है वो 29 और 30 अगस्त को वो जापान के अंदर में रहने वाले हैं, और उसके बाद वो 31 और 1 तारीख को जाएंगे चाइना, जहां पर एचसीओ की समिट को अटेंड करेंगे। कल यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और इशिदा, जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, उनके बीच में बातचीत हुई, और यहां पर इंडिया जापान के बीच में लगभग 100 से ज्यादा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन हुई। यहां पर इंडिया और जापान जो हैं वो अगले डिकेड में, अगले 10 सालों के अंदर में और ज्यादा कोऑपरेशन रखेंगे। यहां पर आपने एक बात सुनी कि जब भी हम कोई फॉरेन डेलीगेशन की बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो यहां पर एक बहुत लंबा टाइम फ्रेम होता है, 5 साल का, 10 साल का। ये इस तरह से किया जाता है जहां पर जो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे तो उसकी भी स्क्रूटनी करनी पड़ती है, और यहां पर सरकारें जो हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ उसको कई बार जो पार्लियामेंट है उससे भी अप्रूवल लेना पड़ता है। इसीलिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के ऊपर में देखा जाता है। यहां पर जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इसके अंदर में 1 ट्रिलियन, इसके जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इसके अंदर में 10 ट्रिलियन येन, लगभग 40 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो जापान यहां पर करेगा इंडिया के अंदर। जापान ने कहा कि जापान की जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वो चाहती है कि वो इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट करे। यहां पर जो जापान के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 13 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इंडिया के अंदर में। और यहां पर जापान की जो जेबीआईसी है उसने ये बताया कि 13 बिलियन डॉलर तो इन्वेस्ट हो चुके हैं। वहीं पर जो जापान की जो जेईटीआर, जो जापान इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो है, उन्होंने कहा कि हमने ये बात नोट की है कि लगभग 80% ऑफ जापानीज फर्म्स जो हैं वो ये चाहती हैं कि वो इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि यहां पर जो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा। जितनी कंपनीज आज तक इंडिया के अंदर में गई हैं, एक 75% जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर रही हैं, और इसीलिए यहां पर जो जापानीज प्राइवेट फर्म्स हैं वो भी ये चाहती हैं कि इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट की जाए। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे विश्व को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से हमारी जो इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एक डेड इकोनॉमी है, वो नहीं है। हमारे ग्रोथ के आंकड़े भी सामने आए हैं, जहां पर इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में हमारी जो ग्रोथ है वो 7.8% की रही है। ये डेड इकोनॉमी नहीं दिखा रहा। और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी सरकार ने जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट लेके आया है, अगर किसी भी देश को यहां पर वो चाहता है कि उसको अच्छा इंटरेस्ट मिले तो वो यहां पर इंडिया का जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट है उसके तहत इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की, और दूसरी तरफ जापान भी विलिंग है कि वो लगभग 40 बिलियन डॉलर जो है वो इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि जापानीज जो प्राइवेट फर्म्स है वो यहां पर चाहती हैं इंडियन मार्केट का एक्सेस, और इंडियन जो पोटेंशियल है उसको यहां पर यूटिलाइज करना चाहिए। यहां पर अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर में जो कई सारे पैक्ट भी साइन हुए, जहां पर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अब इंडिया और जापान जो है वो मिलकर काम करेंगे। जिस तरह से चैट जीपीटी, ओपन एआई, ये जितनी भी जो चीजें बनी हुई हैं ये सारी की सारी इंडिया और जापान मिलकर काम करेगा। इसके साथ साथ जो स्पेस है उससे रिलेटेड भी बातचीत हुई, जहां पर इंडिया और जापान का एक ज्वाइंट मिशन जो है वो मून के अंदर में जाने वाला है। इस तरह की और भी जो पार्टनरशिप है वो की जाए। यहां पर ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया और जापान जो हैं वो एक बहुत लंबे अरसे से एक मित्र देश के तौर पर एक दूसरे के सपोर्ट में आए हैं, और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट है उससे अब जापान को भी सपोर्ट मिला। वो किस तरह से मिला है, कल मैंने आपको बताया था। जापान का जो ट्रेड डेलीगेशन है वो यूएसए जाने वाला था, और यूएसए जाने के बाद वो चाहता था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की और इशिदा के बीच में
जो टैरिफ से रिलेटेड बातचीत हुई थी, यहां पर अब उसको आगे बढ़ाया जाए और जो प्रोमिसेस यूएसए ने किए हैं वो फुलफिल, यहां पर वो फुलफिल नहीं हो रहे थे, इसीलिए यहां पर जापान का डेलीगेशन जो है वो यूएसए नहीं गया है। और ये इस वजह से भी देखा जा रहा है क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पर आए हैं और जिस तरह से अब जापानीज गुड्स को इंडियन मार्केट का अगर एक्सेस ज्यादा मिल जाता है तो उससे जापान के पास एक एक्स्ट्रा लिवरेज है। और यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पॉलिसी को भी एक बड़ा धक्का लगेगा क्योंकि अगर जापान का डेलीगेशन जाता तो वो नेगोशिएशन करके अपनी कंट्री के लिए ज्यादा लिवरेज ले सकते थे, अब वो नहीं मिलेगा। ओवरऑल आज भी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो जापान में ही रहेंगे और मैं आपके लिए ले आऊंगा अगर कोई इससे रिलेटेड और ज्यादा डेवलपमेंट होती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी इंडिया के फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड। मैंने आपको बता चुका हूं कि एससीओ की सबमिट होने वाली है 31 और 1 सितंबर को और यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जाएंगे। ये विजिट ऐतिहासिक इसलिए हो जाती है क्योंकि लास्ट टाइम 7 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो चाइना गए थे और उसके बाद से जिस तरह से गलवान वैली का इंसिडेंट हो गया था, इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी खटास पड़ गई। लेकिन पिछली साल ब्रिक्स समिट के अंदर में जो कजान के अंदर में हुई थी, शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई और उसके बाद से इंडिया चाइना के रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत ज्यादा सुधरे। अब जो गलवान वैली थी वहां पर डीएस्केलेशन पूरी तरह से हो चुका है और उसके बाद अब इंडिया और चाइना के बीच में जो वीजा है वो भी आना शुरू हो चुका है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो चुकी है और उसके साथ साथ अब जो चाइना है वो चाहता है कि इंडियन मार्केट का जो एक्सेस उसे 2020 से पहले मिलता था उस तरह का मिलता रहे। इसीलिए यहां पर इंडिया चाइना की जो मीटिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर ब्लूमबर्ग जो एक एजेंसी है उन्होंने यहां पर ये कहा है कि मार्च के महीने में जो शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन्होंने यहां पर एक लेटर जो है वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया था जो 1 अप्रैल है, उस दिन 75 साल हो गए थे इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को। इससे रिलेटेड यहां पर एक लेटर भेजा गया था और उस लेटर के अंदर में वो चाहते थे कि इंडिया और चाइना के बीच में जिस तरह से जो गलवान वैली इंसिडेंट के बाद जो रिश्ते खराब हुए हैं, हम यहां पर एक साथ आना चाहिए। यहां पर एक साथ इसलिए भी आया जा रहा है क्योंकि जनवरी के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो राष्ट्रपति बन गए थे और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर में और अब पूरे विश्व के ऊपर में जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए हैं, यहां पर चाइना को ये डर सता रहा है कि अगर चाइना के गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर जो गुड्स हैं वो अगर यूएसए नहीं जा पाएंगे, अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन जो इंडिया की है यहां पर उसको एक्सेस मिल जाएगा तो जो रिसेशन जो इस समय चाइना के अंदर में आया हुआ है और जिस तरह से जो ग्रोथ है जो चाइना की रुकी हुई है, यहां पर इंडिया का एक्सेस उसे चाहिए। यहां पर इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि जिस तरह से जो टैरिफ 50% टैरिफ जो मैक्सिमम टैरिफ है वो इस समय इंडिया के ऊपर ही लगे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो भी दिखने लगा है। तो यहां पर अगर इंडिया और चाइना एक साथ आते हैं तो उसका इकोनॉमिकली काफी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन यहां पर हमारे विदेश मंत्रालय ने बताया कि इंडिया और चाइना जो है वो अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको यहां पर हमें देखना पड़ेगा। यहां पर जो पहला पॉइंट आता है वो एलएसी का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर अभी तक जो बाउंड्री नहीं बनी है, जो इंडिया और चाइना है वो चाहते हैं कि जो बाउंड्री है वो बन जाए। दूसरा पॉइंट जो है वो ब्रह्मपुत्रा का आता है, जहां पर ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जिस तरह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डैम वो जो चाइना बना रहा है, यहां पर इंडिया ने जो कंसर्न है, जब वैंग ही इंडिया आए थे तब भी उठाया था और ये बात सुनिश्चित करना चाहता है कि यहां पर जो चाइना है इसको एज ए लेवरेज ना रखे। तीसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो इंडिया और चाइना के बीच में आ सकता है वो है पाकिस्तान। जिस तरह से चाइना का जो पाकिस्तान की तरफ एक रुझान रहा है, जिस तरह से सीपैक है और जिस तरह से इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो जो चाइना है उसने यहां पर पाकिस्तान की मदद की थी। ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर एड्रेस हो जाते हैं तो इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मजबूत हो सकता है।
वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर अब रशिया ने यह बताया है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो इंडिया आ सकते हैं इसी साल दिसंबर के अंदर। जब से रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई है 2022 से, तब से व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंडिया नहीं आए थे। हमने G20 की समिट भी थी, तब भी व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे। अब फाइनली जो व्लादिमीर पुतिन है वो इंडिया आएंगे इसी साल दिसंबर के अंदर। ये विजिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज करते हैं और इसीलिए हमारे ऊपर जो एक्स्ट्रा 25% के जो टैरिफ लगे हैं, यहाँ पर रशिया को पता लग रहा है कि हमें जो रशिया के साथ जो हमारी रिश्ते हैं उसी की वजह से हमें ये टैरिफ झेलने पड़े हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन है वो चाहते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत। अब यहाँ पर आपने सुना होगा कि यूएसए का नाम कई बार आया। इसी बीच में यूएसए के जो ट्रेड एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, पीटर नवारो, कल उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि जो इंडिया है वो ऑयल मनी को लॉन्ड्रिंग कर रहा है। इंडिया जो है वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, यहाँ पर रशियन ऑयल को परचेज करता है, रशियन ऑयल को परचेज करने के बाद रिफाइन करके यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज को बेचता है और उससे आने वाला जो मुनाफा है वो रशिया को जाता है। इस तरह की एलिगेशन जो है वो पीटर नवारो ने लगाई। पीटर नवारो जो हर बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, यहाँ पर पीटर नवारो का ही जो ब्रेन चाइल्ड था, जहां पर जो उनका आइडिया था उसी को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पीटर नवारो है जो 25% के एडिशनल टैरिफ इंडिया के ऊपर लगे हैं, इसको डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पर पीटर नवारो ने कहा कि जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ ही रिश्ते रखने चाहिए। यहाँ पर वो टारगेट कर रहे थे कि जिस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में जो रिश्ते यहाँ पर सुलझ रहे हैं, यहाँ पर वो टारगेट कर रहे थे कि जो चाइना है वो एक डेमोक्रेसी नहीं है, आप डेमोक्रेसी के साथ एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री के साथ कैसे रिश्ते बना सकते हैं। क्या यहाँ पर पीटर नवारो से कोई ये पूछे कि यूएसए जो है वो चाइना के साथ ट्रेड नहीं करता है? सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो चाइना परचेज करता है रशियन ऑयल को, यहाँ पर उसके ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे? यूरोपियन यूनियन तो जो है वो नेटो का मेंबर है, वो भी तो यहाँ पर ऑयल परचेज करता है, क्या वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है रशिया के लिए? इन सब पॉइंट्स के बारे में जो पीटर नवारो है वो नहीं बोलेंगे, लेकिन इंडिया के ऊपर जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो लगा रहे। अब ये प्रेशर टैक्टिक्स का क्या इंप्लीकेशन हो रहेगा, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी कहा था, जहां पर उन्होंने कहा कि व्हाट टू टॉक अबाउट रशिया एंड इंडियन इकोनॉमी बिकॉज दे आर डेड इकोनॉमीज। अब वो डेड इकोनॉमी के जो आंकड़े हैं कल यहां पर जारी किए गए। कल इंडिया का जो फर्स्ट क्वार्टर है इस साल का, उसके जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए, जिसके अंदर में पता चला है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में वो 7.8%। जब भी हम बात करते हैं और जब ही हम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जब भी हम ये देखते हैं कि कोई भी जो इकोनॉमी है वो हमेशा क्वार्टरली अपनी इकोनॉमी को एक्सेस करती है। ये बात सुनिश्चित करती है कि हमें ये बात पता चलती रहे कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। इसीलिए जो साल है उसको हर एक 3 क्वार्टर्स के अंदर में बांट दिया जाता है। और जो हमारी जो पहले क्वार्टर के जो आंकड़े हैं वो 7.8% के जो हैं वो बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। यहाँ पर हमारी जो आरबीआई है उसने भी अगस्त के महीने में कहा था कि जो पहला क्वार्टर है वहां पर जो ग्रोथ है वो 6.5% की हो सकती है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो 6.5% से बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर एक बात और पता लगती है कि जिस तरह से हमारे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में सर्विस सेक्टर, जिस तरह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर में भी 3.33% की बढ़ोतरी हुई है। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर में 7.7% की बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि इंडियन ग्रोथ जो है वो बहुत सही जा रही है। यहाँ पर अब हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वार्टर के अंदर में अगर हमारी ग्रोथ अच्छी रहती है तो जो रशिया ने लगाए जितने भी जो सैंक्शंस है उसका इंप्लीकेशन क्या रहता है।
रशिया ने 25% के जो टैरिफ हैं वो 1 अगस्त को लगा दिए थे। जो एडिशनल 25% के टैरिफ हैं वो 27 अगस्त से लग चुके हैं। इंडिया के ऊपर जो ओवरऑल टैरिफ यूएसए ने लगाए हैं वो 50% हो गए हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट वो इस सेकंड क्वार्टर में आएगा, जहां पर जुलाई से सितंबर के बीच में जो ग्रोथ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके जो आंकड़े हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर जो टैरिफ है उसका असर भी देखने को मिला, जहां पर हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट करके अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचा, जहां पर 88.09 जो रुपए के अंदर में $1 मिल रहा है। यहाँ पर अब कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो डॉलर है वो और ज्यादा मजबूत हो सकता है और हमारा जो रुपया है वो कुछ हफ्तों के अंदर में 89.5 या 90 रुपए तक पहुंच सकता है। ये जो है ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को तो बढ़ाएगा, लेकिन जो इंडियन इंपोर्ट्स उसके लिए यहाँ पर ये खराब होता है। यहां पर आपको बताता हूं कि जो रुपी अगर मजबूत होता है तो जो डॉलर है वो मतलब कमजोर हुआ। मान लीजिए ये पेन है, ये पेन मेरे को $1 का पड़ रहा है और जो $1 है अगर वो बढ़ा और हमारा रुपया गिरा तो 90 रुपए का ये पेन मुझे मिलेगा। अगर वहीं हमारी करेंसी जो है वो अगर मजबूत होती है और अगर मान लीजिए वो 85 रुपीज की हो जाती है तो यहाँ पर $1 के लिए मुझे 85 रुपीज देने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो ये गिरावट ये देखने की, यहाँ पर आप देखना ये होगा कि आरबीआई जिसके पास बहुत सारा जो डॉलर है अपने रिजर्व फंड के अंदर में, क्या उसको यहाँ पर डालेगा जिससे जो हमारी जो रुपी है उसकी वैल्यू स्टेबल रह सके। इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए ले आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो पॉलिटिकल न्यूज है, जहां पर कल मैंने आपको बताया था बिहार के अंदर में जो वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, वहां पर एक कांग्रेस पार्टी के मंच से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर में एक गलत रिमार्क दिया था, उनकी फैमिली के ऊपर भी एक गलत रिमार्क दिया गया। यहाँ पर अब उसके लिए जो गुनहगार है उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट के साथ साथ अब देखा गया है कि बिहार के अंदर में जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर झड़प हुई है। यहाँ पर पटना में जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए थे और फाइनली जो पटना पुलिस है यहाँ पर दोनों पक्षों को शांत करवाया है। लेकिन जो मेन बात अरेस्ट की हुई थी वो हो चुका है, जिसने जिस तरह का जो अब्यूसिव वर्ड जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोले गए थे। कांग्रेस पार्टी जो है वो बार बार ये कह चुकी है कि यहाँ पर जो शख्स है उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी नाता नहीं। वहीं पर हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं वो कल असम गए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं वो एक्चुअली घुसपैठिया बचाओ यात्रा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो बिहार के अंदर में है और जिस तरह से जो बिहार के अंदर में जो इलेक्शन कमीशन है वो एसआईआर कंडक्ट कर रहा है, तो जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के साथ जो यहाँ पर वोटिंग का अधिकार जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो गढ़ रहा है यहाँ पर वो रिमूव हो रहे हैं और इसीलिए जो वोट अधिकार यात्रा है वो बिहार के अंदर में हो रही है। यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर है जिस तरह से वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ जिस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पर उसकी भी सराहना की है और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है उसका स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि जो इंडिया के रिसोर्सेज है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। अगर आप को ये लगता है कि आप इलीगली यहाँ पर आएंगे और हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, ऐसा नहीं। इस बार जब 15 अगस्त हुई थी उस दिन भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने लाल किले से ये बात की थी, हमें ये बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जो डेमोग्राफी का चेंज हो रहा है और जिस तरह से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ पर जो असम की सरकार है वो इसीलिए ये कार्रवाई कर रही है। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो भी बिहार एसआईआर से रिलेटेड है, जहां पर आरजेडी
जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, यहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन लगाई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 1 सितंबर को जो एसआईआर की जो कट ऑफ डेट है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1 सितंबर तक अगर आप जितने भी आपके ग्रीवेंसेस हैं वो यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं, और आप सबमिट करेंगे तो उसके ऊपर में जो ईआरओ है वो यहाँ पर कार्रवाई करेगा। यहाँ पर जो आरजेडी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई है, जहां पर वो चाहते हैं कि जो 1 सितंबर की जो कट ऑफ डेट है इसको यहाँ पर बढ़ा देना चाहिए। अभी जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी की जो बेंच है वो 1 सितंबर को इसकी सुनवाई करेगी, और उसके बाद ये देखेगी कि आरजेडी का जो क्लेम है वो सही है या नहीं। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो भी बिहार एसआईआर से रिलेटेड है, जहां पर बिहार एसआईआर के अंदर में देखा गया है कि जो 8 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहां पर जो अकाउंट है वो ज्यादा है। किस चीज का? जो लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर ये देखा गया है कि जो नेपाल से सटे हुए जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं और उसके साथ साथ जो बंगाल से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनको सबमिट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर जो इलेक्टोरल रीजनल जो ऑफिसर्स हैं उनके पास यहाँ पर ये अधिकार है, और वही ये बात सुनिश्चित करेंगे कि जो वोटर है अगर वो सही डॉक्यूमेंट प्रूफ करेगा तो उसके बाद ही उनका वोटर कार्ड रहेगा, वरना नहीं रहेगा। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है पहले तो आरजेडी की जो प्ली है उसको सुनेगा, और 8 सितंबर को जो बिहार एसआईआर जिस तरह से हो रही है उसकी भी सुनवाई जो है वो जस्टिस बाक्षी और जस्टिस सूर्यकांत करेंगे, और उस दिन पता चलेगा कि जो बिहार एसआईआर के ऊपर में क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई ग्रीवेंस है या नहीं। नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो बिहार से है, जहां पर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने एक वुमेन ओरिएंटेड जो एम्प्लॉयमेंटल वेंचर है यहाँ पर लॉन्च किया। यहाँ पर अब बिहार सरकार जो है वो वुमेन्स को फंड प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपना खुद का अपना व्यवसाय कर सके। यहाँ पर जिस तरह से इसी साल इलेक्शन होने वाले हैं, अब बिहार की जो कैबिनेट है वो कई ऐसी लुभावनी स्कीम जो हैं उनको लॉन्च कर रही है। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर में वो देखने की बात। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो बंगाल के जो कृष्णा नगर सीट है वहां से जो सांसद है मोवा मित्रा, यहाँ पर उन्होंने एक रिमार्क दिया था हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऊपर में, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन की बात जो होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि किस तरह से घुसपैठिए आ रहे हैं, यहाँ पर अगर घुसपैठिए आ रहे हैं पिछले 6 साल से होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, और यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी को अपने पद को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कुछ गलत रिमार्क दिया था, और अब यहाँ पर जो रिमार्क मोवा मित्रा ने दिया था इसके खिलाफ कृष्णा नगर के अंदर में एक एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। यहाँ पर जो बीजेपी है वो टारगेट कर रही है कि मोवा मित्रा का जो स्टांस था क्या वो पूरी टीएमसी का स्टांस है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो टीएमसी है वो अपना एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करे और ये बताए कि क्या वो मोवा मित्रा के स्टांस के ऊपर में रहे। यहाँ पर एफआईआर के ऊपर में जो भी कार्रवाई होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो अब पूरी तरह से फिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है जिसके अंदर में 5 सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं और जिसकी अध्यक्षता जो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने की थी, यहाँ पर 2 नामों का रिकमेंड किया गया था, जहां पर एक आ गया था कि आलोक राते जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और विपुल एम पंचोली जो हैं जो इस समय पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको यहाँ पर अब अपग्रेड कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जज बना देना चाहिए। इसके बाद जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने कॉलेजियम की जो बात है उसको मान लिया था, और कल मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने जो दोनों जस्टिस है उनको पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो दिला दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से हो चुकी है, जहां पर अब 34 जज जो है वो फाइनली हो चुके। अब नवंबर के अंदर में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई है वो रिटायर होंगे, और उसके बाद जो नई रिक्रूटमेंट है वो होगी सुप्रीम कोर्ट के। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी की जो बेंच है उन्होंने यहाँ पर कुछ सवाल जो है वो सेंटर से पूछे हैं, जहां पर उन्होंने ये बात क्लैरिफाई करने की बात की है कि जो बंगाली है क्या बंगाली स्पीकर्स को एक फॉरेनर्स के तौर पर देखती है सेंटर की गवर्नमेंट। यहाँ पर एक एनजीओ ने यहाँ पर एक पिटीशन लगाई थी, जहां पर उन्होंने कहा कि जो बंगाली माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो वेस्ट बंगाल से आए हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, जैसे कि उड़ीसा, हरियाणा
यहां तक कि गुजरात, यहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और यहां पर उनके खिलाफ जो कार्रवाई इसलिए हो रही थी क्योंकि वो बंगाली स्पीकिंग। यहां पर अब जो जस्टिस बाक्षी है उन्होंने पूछा कि इंडिया की जो हेरिटेज है वो दिखाता है कि जो पंजाब है वो भी एक बॉर्डरिंग स्टेट है, वेस्ट बंगाल भी एक बॉर्डरिंग स्टेट है, क्या कोई पंजाबी स्पीकिंग जो है उसके साथ भी इस तरह का बर्ताव हो रहा है? यहाँ पर बंगाली स्पीकिंग लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों हो रहा है? यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो बॉर्डर है यहाँ से जो बांग्लादेशी है आते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटर क्या कार्रवाई कर रही है? ये जो दो सवाल है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे गए। यहाँ पर तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो सूर्यकांत जी ने कहा था कि क्या यहाँ पर हम अमेरिका की तरह एक दीवार बना दें। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बातचीत करते हैं, जो बांग्लादेश से आने वाले लोग हैं वो ज्यादा होते हैं और यहाँ पर इसीलिए उनसे सिर्फ पूछताछ की जाती है। अगर पूछताछ करने के दौरान जो पॉलिटिकल वेंडेटा जिस तरह से वेस्ट बंगाल की सरकार बना रही है वो गलत है, लेकिन अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट कार्रवाई है वो अगले हफ्ते होगी और उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या फैसला जो है वो लिया। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो मद्रास हाईकोर्ट से आई है, जहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने अब जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किडनी सेल्स रैकेट जो है जो तमिलनाडु के अंदर में चल रहा था, जहां पर जो धर्म लक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज जो है और जो हॉस्पिटल है उसका यहाँ पर संलिप्तता बताई गई थी, यहाँ पर जो तमिलनाडु की सरकार है क्या कार्रवाई कर रही है? यहाँ पर जो हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने बताया कि उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है और यहाँ पर अब हाई कोर्ट ने प्रॉपर जानकारी मांगी है कि जो रैकेट है वो अब यहाँ पर पकड़ा गया है। इसके बाद जो तमिलनाडु सरकार है इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है और इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो हिंदू मैरिज है वो वैलिड है, इवन उनके पास जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है। यहां पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो एक सुनवाई कर रही थी, जहां पर एक कपल जो है वो चाहता था कि उन्हें डिवोर्स मिल जाए, म्यूचुअली कंसेंट था, लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने कहा कि क्या आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट है? अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर शादी हुई है तो यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड है, वरना आप जो डिवोर्स है उसकी प्रोसीडिंग को यहाँ पर चला सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो मॉनसून से रिलेटेड है। मॉनसून का सीजन चल रहा है, यहाँ पर जो मॉनसून का जो आतंक है वो पूरे देश के अंदर में देखा जा सकता है, जहां पर अलग अलग स्टेट्स के अंदर में जो रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। यहां पर आप इंडिया के मैप के अंदर में देख सकते हैं कि कुछ चुनिंदा जो सदर्न स्टेट्स हैं और उत्तर प्रदेश को अगर हम छोड़ दे और अंडमान निकोबार को छोड़ दे तो पूरे देश के अंदर में यहां पर अवेयरनेस है। इतनी बारिश हो रही है कि यहां पर बाढ़ के हालात देखे जा सकते हैं। कल उत्तराखंड के अंदर में दोबारा से बारिश की वजह से 5 लोग मारे गए और 11 जो हैं वो अभी भी मिसिंग है। हिमाचल प्रदेश के अंदर में 11 लोग मर चुके हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और 5 दिन के अंदर में इस तरह की ये भयानक घटनाएं हो रही। पंजाब के जो 3 डैम हैं जिसके अंदर में पोंग डैम है, रंजीत सागर डैम है, भाखड़ा नंगल जो डैम है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इस बार जो बारिश है वो कितनी ज्यादा हुई। यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के अंदर में यहाँ पर अवेयरनेस चलाई जा रही है, जहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो गुजरात है जहां पर फ्लैश फ्लड आने के चांसेस हो रखे हैं। और यहाँ पर अब हम आपको एक चेतावनी देते हैं कि आप यहाँ पर सुरक्षित रहें। अगर आप कहीं पर मूवमेंट करना चाहते हैं हिल स्टेशन के अंदर में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के अंदर में, तो अभी उसको पोस्टपोन कर दीजिए। ओवरऑल अपनी सुरक्षा रखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त को कहा था कि वो चाहते हैं कि जीएसटी के अंदर में बहुत बड़े बदलाव होने चाहिए, जहां पर 12 और 28% की जो जीएसटी स्लैब्स हैं उनको यहां पर खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर अब ऑपोजिशन पार्टीज के जितने भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिसके अंदर में हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला,
पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कल यहाँ पर आए थे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब यहाँ पर ये 2 स्लैब हटा दी जाएंगी, इसकी वजह से जो स्टेट की जो फंड है इसके अंदर में कमी आएगी और यहाँ पर वो चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगले 5 साल तक जो कंपनसेशन है उसको यहाँ पर बढ़ाए। इसके साथ साथ उन्होंने एक और प्रस्तावित किया है जहां पर उन्होंने कहा कि जो सिन गुड्स और जो लग्जरी गुड्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स है वो 40% ऑफ जीएसटी होना चाहिए और यहां पर जो स्टेट्स है उनको कुछ स्वायत्ता देनी चाहिए। ओवरऑल अब देखना ये होगा कि जीएसटी के अंदर में जो रिफॉर्म्स है वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ये चाहते थे कि इस बार की दिवाली तक जो ये रिफॉर्म्स है ये हो जाने चाहिए। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जहां पर मुकेश अंबानी जो रिलायंस के मेन चेयरमैन, यहां पर उन्होंने कहा कि अब जो मार्क जुकरबर्ग की जो मेटा है उसके साथ मिलकर अब जियो जो है वो जेवी को बनाएगा। जेवी जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर काम करेगा और अब जो रिलायंस है वो यहां पर चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में वो मेटा के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाए। यहां पर मुकेश अंबानी ने एक और बात कही जहां पर उन्होंने कहा कि जियो का जो आईपीओ है वो अगले साल के फर्स्ट हाफ के अंदर में आ सकता है। अब यहां पर जिस तरह से जो जियो है यहां पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में घुस रहा है, यहां पर इंडिया का खुद का बनाया हुआ अगर कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो चैटबॉट अगर बनेगा तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस तरह से हमारी सरकार जो है वो चाहती है कि इंडियन जो है वो इंडियन मेड ही एप्स का इस्तेमाल करें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। इससे रिलेटेड जो भी और डेवलपमेंट आएगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है वो यूएसए से रिलेटेड है, जहां पर यूएसए ने जो फिलिस्तीनी नेता जो यूएन की जनरल असेंबली के अंदर में जाने जाते थे, यहाँ पर उनके जो वीजास हैं उनको यहाँ पर डिनाई कर दिया गया है। अब फिलिस्तीन का जो प्रतिनिधित्व है वो इस बार की यूएन की जनरल असेंबली के अंदर में नहीं होगा आएगा और इस बार की यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे देश जिसके अंदर में वेस्टर्न कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी जो हैं वो फिलिस्तीन को यहाँ पर मान्यता दे सकते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो यूएन की जनरल असेंबली के अंदर में नहीं होंगे। और यहाँ पर जो यूएसए जिस तरह से इजराइल की तरफ अलाइन है, यहाँ पर उनके खिलाफ जो फिलिस्तीन है वो कह रहा है कि बाइसिंग जो है वो पूरी तरह से हो रही है। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इजराइल से रिलेटेड है, जहां पर इजराइल ने अब जो गाजा सिटीज है वहां पर जो पोज लगाया था, जहां पर वो जो अटैक है वो नहीं करते थे क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो आती थी। अब यहाँ पर इजरायली फोर्सेस ने कहा है कि किसी भी तरह का पोज नहीं होगा, ह्यूमैनिटेरियन एड आती रहेगी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमास को पूरी तरह से जड़ से सफाया करना है, इसीलिए यहाँ पर अब जो इजरायली फोर्सेस है वो पूरी तरह से अटैक करेंगे। वहीं पर अब इजराइल ने जो हुती रिबल्स हैं उनके भी जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनके ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया। इजराइल ने यमन की जो कैपिटल है साना, वहां पर जो हुती रिबल्स के जो हेडक्वार्टर थे वहां पर अटैक किया है। यहाँ पर जो इजराइल है वो हर तरफ से अटैक कर रहा है, जहां पर हुती रिबल्स यमन के अंदर में गाजा को कैप्चर करना, इसके साथ साथ जो वेस्ट बैंक है वहां पर भी अब कैप्चर कर लेना और यूएसए के साथ मिलकर जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ना जाने देना। यहाँ पर इजराइल की जो टैक्टिक्स है वो पूरी तरह से कारगर दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट खबर आ रही है वो यूएसए से है, जहां पर यूएसए के कुछ ऑफिशियल्स ने यह बताया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 4.9 बिलियन डॉलर की जो एड जो यहाँ पर जो संसद ने, जो यूएसए की जो संसद है, जो कांग्रेस है, उसने पास कर दी थी, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप उसको नहीं जाने दे रहे। यहाँ पर अब ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वो यहाँ पर डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, जहां पर जो कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट है, उसके भी जो फंड्स को यहाँ पर नहीं जाने देने। वहीं पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो डिक्टेटरशिप है वो और दिखाई दे रही है, जहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट किया है कि वो शिकागो, न्यूयॉर्क, सिएटल, बेल्टिमोरो, सैन फ्रांसिस्को, इन सब कंट्रीज के अंदर में भी यहां पर आर्मी को डिप्लॉय कर देंगे। यहां पर अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि जितने भी जो डेमोक्रेट स्टेट है और डेमोक्रेट सिटीज जो हैं, यहां पर जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है और इसीलिए यहां पर वो आर्मी को डिप्लॉय कर रहे हैं। अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ जो टैरिफ वॉर है वो पूरे विश्व के साथ लगा दिया है और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट स्टेट्स हैं उनके ऊपर यहां पर जिस तरह से क्रैकडाउन कर रहे हैं, अब क्या यूएसए के अंदर में एक और सिविल वॉर होगा?
जो भी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो भी यूएसए से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर यूएसए के ऊपर जो रिटेलिटरी टैरिफ है वो लगा दी है ब्राजील ने। ब्राजील के ऊपर जो 50% के टैरिफ हैं वो लगा दिए गए थे, जहां पर ब्राजील के साथ ना तो कोई बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसके साथ साथ यहां पर यह कहा गया था कि जिस तरह से जो ब्राजील की सरकार है, जो पूर्व राष्ट्रीय बोल्सोनारो है, उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई कर रही है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर 50% के टैरिफ लगाए थे। और यहां पर अब ब्राजील ने रिटेलिटरी टैरिफ जो है वो यूएसए के गुड्स के ऊपर में लगाने शुरू कर दी। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो थाईलैंड से है, जहां पर थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है शिनवात्रा, उनको यहां पर हटा दिया है कोर्ट। यहाँ पर इससे पहले उनके पिताजी को हटाया गया था और अब उन्हें हटाया गया है, और उन्हें इसलिए हटाया गया है क्योंकि जब थाईलैंड की और कंबोडिया की जब जंग चल रही थी, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कंबोडिया के जो पूर्व राष्ट्रपति है उनको यहाँ पर फोन किया था और उन्हें अंकल कहकर संबोधित किया था, और अपने जो एक आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनको कंडेम किया था। अब यहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने एथिक्स बोर्ड के अंदर में, एथिक्स वायलेशन के अंदर में उनको यहाँ पर हटा दिया है। और अब देखना ये है कि जो एक थिन मेजोरिटी जो इस समय जो संसद के अंदर में जो स्वात्रा के पास थी, अब यहाँ पर नेक्स्ट सरकार जो है वो कौन बनाता। इस समय जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, और जब भी संसद बैठेगी अब फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा कि थाईलैंड के अंदर में अब अगले प्रधानमंत्री कौन हो। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Kelly YouTube.